आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडोनेशिया की यात्रा पर चर्चा करेंगे। एयरपोर्ट पर स्वयं इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे। उसने भी अपना सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार उनको दिया है। यही नहीं, भारत और इंडोनेशिया के बीच वार्षिक व्यापार भी लगभग $30 बिलियन का हो चुका है, क्योंकि इंडोनेशिया ने भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा में जो 14 समझौते किए हैं, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का सबसे महत्वपूर्ण समझौता है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सिंदूर ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया जान गई है तथा दुनिया के 17-18 देश इस मिसाइल को खरीदने के इच्छुक हैं। तब हम देखते हैं, एक तरफ तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है और दूसरी तरफ सबांग बंदरगाह को ये दोनों देश मिलकर डेवलप कर रहे हैं। इसके माध्यम से मलक्का स्ट्रेट को कभी भी जब ये चाहेंगे दोनों देश चोक कर सकते हैं। मलक्का स्ट्रेट का सर्वाधिक महत्व इस चीज से है कि यहाँ से प्रतिवर्ष लगभग 90,000 जहाज गुजरते हैं। दक्षिण कोरिया, जापान तथा चीन का बहुत बड़ा तेल एवं गैस का हिस्सा यहीं से आयातित होता है। कुल मिलाकर हम देखते हैं, चीन जो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा था, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहते हैं, भारत ने उसका कड़ा जवाब देना शुरू कर दिया है। तब चीन पर एक ऐसा दबाव बन जाएगा कि चीन अपने पड़ोसियों का उत्पीड़न करने से पहले 4 बार सोचेगा। नमस्कार मित्रों, आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडोनेशिया की यात्रा पर चर्चा करेंगे। भारत इस समय इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों से संबंधों को और मजबूत करने में जुटा हुआ है, जिससे कि उसके लंबे समय तक व्यापारिक और रणनीतिक हित सत्य रहें। इस संदर्भ में हम देखते हैं, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निजी निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा पर गए, तो जैसे ही वो इंडोनेशिया के क्षेत्र में हवाई मार्ग से घुसे, वैसे ही उनका बेहद जोरदार तरीके से स्वागत किया गया तथा एयरपोर्ट पर स्वयं इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे। उनके इस भव्य स्वागत के साथ इंडोनेशिया यात्रा की शुरुआत हुई तथा वहां पर 20 समझौते दोनों देशों के बीच हुए। इन समझौतों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इंडोनेशिया हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण देश क्यों है तथा इंडोनेशिया से हमारे ऐतिहासिक संबंध किस तरह के रहे हैं। सभी जानते हैं, इस समय इंडोनेशिया इस्लाम धर्म को प्रमुखता से अपनाता है। बस वहाँ पर एक बाली द्वीप ही ऐसा है जहाँ पर हिंदू धर्म अभी तक अपनी सांस्कृतिक तथा धार्मिक विरासत को बचाए हुए है। लेकिन इतिहास में हम अगर पीछे जाते हैं तो भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध हैं, खासकर व्यापारिक संबंध, बहुत पुराने रहे हैं। ईसा पूर्व से ही भारत के व्यापारी इंडोनेशिया के द्वीपों पर अपना व्यापार करने के लिए जाते रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं श्रीविजय साम्राज्य, शैलेंद्र वंश तथा उसके बाद महान हिंदू साम्राज्य स्थापित हुए, जिसकी वजह से वहाँ पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुखता से अपने पैर पसारता रहा और हिंदू और बौद्ध संस्कृति को इन साम्राज्यों ने इंडोनेशिया ही नहीं, आसपास के देशों में भी फैलाने का कार्य किया। लेकिन 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच भारतीय व्यापारी तथा कुछ अरब के व्यापारियों ने वहाँ पर व्यापार के साथ साथ इस्लाम धर्म को व्यापक स्तर पर फैलाना शुरू किया और वहाँ का धीरे धीरे इस्लाम प्रमुख धर्म बन गया। लेकिन इंडोनेशिया ऐसा धर्म है जिससे दूसरे देशों को भी सीखने की जरूरत है कि किस तरह से दूसरे धर्म को अपनाने के बावजूद भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखा जा सकता है। खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को ये सीखने की जरूरत है, जो कि पहले सनातन और बौद्ध संस्कृति और धर्म के ही प्रभाव में थे, लेकिन बाद में उन्होंने न केवल अपने धर्मों को छोड़ा बल्कि अपनी संस्कृति को भी पूरी तरह से छोड़ दिया। इंडोनेशिया इस मामले में एक बहुत अच्छा उदाहरण रखता है। उसने इस्लाम धर्म को तो अपनाया, लेकिन हिंदू और बौद्ध संस्कृति की जो विरासत है वो उसने इस्लामिक संस्कृति के साथ सहज कर रखी है। वहाँ पर अभी भी रामायण और महाभारत वहाँ के लोगों की संस्कृति में बहुत अच्छे से रचा बसा हुआ है। वहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध मंदिर है बोरोबुदुर, वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यही नहीं, वहाँ का जो प्रम्बानन मंदिर है वो दुनिया के मशहूर हिंदू मंदिरों में एक। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल प्रम्बानन मंदिर को देखा, उसका विचरण किया, बल्कि उनके साथ में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भी वहाँ पर उपस्थित रहे तथा उन्होंने मंदिर परिसर में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ काफ़ी समय बिताया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में गूंज रहे हिंदू मंत्रों से बहुत ज़्यादा अभिभूत हुए। ये दिखाता है कि इंडोनेशिया में कितना आत्मविश्वास है, वहाँ की संस्कृति में कितना आत्मविश्वास है। उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत को वो बचाए रहे। इससे बहुत सारे देशों को सीखने की ज़रूरत है।
संस्कृति और भाषा से कभी भी किसी देश को नहीं कटना चाहिए। ब्रह्मानंद मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है। ये लगभग 1000 साल पहले बनवाया गया था। 9वीं शताब्दी में इसे बनवाया गया था। ये मूलतः भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन इसमें भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के भी मंदिर इसके केंद्रीय परिसर में स्थित है। यह 240 मंदिरों का एक विशाल परिसर है जो योग्यकार्ता के पास स्थित है। इस मंदिर की महत्ता का इसी बात से पता चलता है कि इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर रखा है। इसकी महत्ता को देखते ही भारत और इंडोनेशिया ने इसके जीर्णोद्धार के लिए एक समझौता भी किया है। भारत और इंडोनेशिया के जो सांस्कृतिक धागे आपस में जोड़ते हैं, ये तो हुई उसकी बात। अब हम देखते हैं कि आखिर इंडोनेशिया इतना महत्वपूर्ण देश भारत के लिए क्यों है। इंडोनेशिया की आबादी लगभग 28 करोड़ के आसपास है। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला मुस्लिम देश है। इसकी जीडीपी एक समय में बहुत तेजी से विकसित कर रही थी, अभी भी लगभग 5% की दर से वार्षिक वृद्धि की दर ये कर रही है। यही नहीं, भारत और इंडोनेशिया के बीच वार्षिक व्यापार भी लगभग $30 बिलियन का हो चुका है, जिसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इंडोनेशिया भारत का निकट सामुद्रिक पड़ोसी देश है। इसके साथ इंडोनेशिया का महत्व इस बात से भी है कि मलक्का स्ट्रेट के पास स्थित है। मलक्का स्ट्रेट के पास इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर तथा थाईलैंड का भी कुछ हिस्सा पड़ता है। अतः ये देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र हॉर्मुज संकट के बाद मलक्का स्ट्रेट की तरफ मुड़ गई है। भारत का ग्रेट निकोबार द्वीप भी मलक्का स्ट्रेट से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। मलक्का स्ट्रेट लगभग 900 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रेट है, जो कि काफ़ी संकरा है, जो सिंगापुर के पास और ज़्यादा संकरा हो जाता है। मलक्का स्ट्रेट का सर्वाधिक महत्व इस चीज़ से है कि मलक्का स्ट्रेट से दुनिया का लगभग 30% वार्षिक व्यापार होता है। यहाँ से प्रतिवर्ष लगभग 90,000 जहाज गुजरते हैं। यही नहीं, दक्षिण कोरिया, जापान तथा चीन का बहुत बड़ा तेल एवं गैस का हिस्सा यहीं से आयातित होता है। चीन अपने व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा इस स्ट्रेट पर निर्भर है। लगभग 70 से 80% क्रूड ऑयल चीन का यहीं से आयातित किया जाता है। चीन मलक्का स्ट्रेट को लेकर हमेशा से सशंकित रहा है, क्योंकि उसे आशंका है कि अगर कभी भारत से विवाद हुआ तो भारत मलक्का स्ट्रेट को चोक कर सकता है। इसी के तहत भारत ने मलक्का स्ट्रेट पर निगरानी बढ़ाने के लिए एक तो मलक्का स्ट्रेट के आसपास जो देश हैं उनसे संबंध सुधारने की कोशिश तेज कर दी है। दूसरी तरफ उसने अपने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा तेजी से दे दिया है। लगभग 90,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को भारत 2047 तक पूरा करना चाहता है। इसमें गलाथिया में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर बंदरगाह डेवलप किया जाएगा, एक टाउनशिप डेवलप की जाएगी, एक बड़ा हवाई अड्डा डेवलप किया जाएगा, एक बड़ा बिजली घर डेवलप किया जाएगा, जिससे कि भारतीय सेना की निगरानी मलक्का स्ट्रेट तथा इंडियन ओशियन में बहुत तीव्र गति से बढ़ सके। इसी संदर्भ में भारत ने इंडोनेशिया का जो सबांग बंदरगाह है उसको डेवलप करने के लिए 2018 में एक समझौता किया था, जब भारत और इंडोनेशिया ने एक रणनीतिक साझेदारी पर समझौता किया था। सबांग बंदरगाह भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप से बहुत दूर नहीं है। तब हम देखते हैं, एक तरफ तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है और दूसरी तरफ सबांग बंदरगाह को ये दोनों देश मिलकर डेवलप कर रहे हैं। इसके माध्यम से मलक्का स्ट्रेट को कभी भी जब ये चाहेंगे दोनों देश चोक कर सकते हैं, क्योंकि चीन केवल भारत के लिए ही खतरा नहीं है बल्कि इंडोनेशिया के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। यही नहीं, जब इंडोनेशिया नीदरलैंड के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय भी जो इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में नेता थे सुकर्णो, उनकी उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी मदद की थी। यही नहीं, उड़ीसा के जो विख्यात नेता थे बिजू पटनायक, उन्होंने इंडोनेशिया के बहुत सारे स्वतंत्रता संग्रामियों को इंडोनेशिया से निकालकर भारत में लाने की मदद भी की थी। स्वतंत्र इंडोनेशिया के जो पहले बड़े नेता थे सुकर्णो, उनके और भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे संबंध थे तथा दोनों ही देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य भी थे। उसके बाद भी इंडोनेशिया और भारत के संबंध थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के बावजूद हमेशा अच्छे बने रहे। चीन भारत ही नहीं, अपने सभी पड़ोसी देशों पर भी कभी न कभी दबंगई दिखाता है, इसलिए अपने सभी पड़ोसी देशों से उसके संबंध कहीं ना कहीं कुछ हद तक खराब हो चुके हैं। आसियान देश जो कभी लगता था कि चीन की मुट्ठी में है, अब धीरे धीरे उससे दूर जा रहे हैं, क्योंकि वियतनाम, फिलीपींस तो पहले ही भारत से ब्रह्मोस खरीदने का सौदा कर चुके हैं। अब इस कड़ी में इंडोनेशिया भी शामिल हो गया, क्योंकि इंडोनेशिया ने भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा में जो 14 समझौते किए हैं, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का सबसे महत्वपूर्ण समझौता है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सिंदूर ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया जान गई है तथा दुनिया के 17-18 देश इस मिसाइल को खरीदने के इच्छुक हैं। ब्रह्मोस मिसाइल इंडोनेशिया नहीं, मलेशिया भी खरीदना चाहता है।
अगर मलक्का स्टेट के आसपास के चारों देश इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर तथा थाईलैंड ब्रह्मोस मिसाइल खरीद लेते हैं तथा इधर भारत ग्रेट निकोबार द्वीप से निगरानी करता है, तब मलक्का स्टेट पूरी तरह से इन देशों के कंट्रोल में रहेगी। तब चीन पर एक ऐसा दबाव बन जाएगा कि चीन अपने पड़ोसियों का उत्पीड़न करने से पहले 4 बार सोचेगा। ये तो हम देख ही रहे हैं, भारतीय प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं उनको अधिकांश देश अपना सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान दे रहे हैं। इसी कड़ी में इंडोनेशिया भी शामिल हो गया, उसने भी अपना सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार उनको दिया है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो भारत के बढ़ते विकास से बहुत ज़्यादा प्रभावित दिखाई दिए। उन्होंने ये तो कहा है कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं भारत का डीएनए, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो भारत के बढ़ते विकास से बहुत कुछ सीखने का कोशिश कर रहे हैं। ये तो हम बता ही चुके हैं कि चीन से सभी अपने पड़ोसियों को खतरा है। इंडोनेशिया भी जान गया कि चीन उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन 14 समझौतों में कहीं ना कहीं इसकी झलक साफ दिखाई देती है, चाहे वो ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता हो, चाहे भारत की अस्त्र मिसाइल को खरीदने का समझौता हो, चाहे रेयर अर्थ मटेरियल से संबंधित समझौता हो। क्योंकि चीन ने जिस तरह से पूरी दुनिया के देशों को रेयर अर्थ मिनरल्स के आधार पर ब्लैकमेल करना शुरू किया है, उससे पूरी दुनिया ये समझ गई है कि चीन पर सप्लाई चेन के लिए निर्भर होना खतरे से खाली नहीं है। वो कभी भी अपनी सप्लाई चेन को चोक कर सकता है। इससे चीन की पूरी दुनिया में छवि खराब हुई है। इसी को देखते हुए भारत ने रेयर अर्थ मिनरल से संबंधित इंडोनेशिया से समझौता किया है, क्योंकि इंडोनेशिया के पास निकिल का तो विशाल भंडार है ही, अन्य रेयर मिनरल्स का भी वहां पर विशाल भंडार है। क्योंकि सभी जानते हैं इस समय रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। चाहे वो ईवी कारों का मामला हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विकास का मामला हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी का मामला हो, हर जगह रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। इस समय रेयर अर्थ मिनरल की 90% सप्लाई चेन पर चीन का कब्जा है। कुल मिलाकर हम देखते हैं चीन जो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा था, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहते हैं, भारत ने उसका कड़ा जवाब देना शुरू कर दिया है। चीन ने पहले ही अपने पड़ोसियों के मन में कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना पैदा कर रखी है। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी वो अपना प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ाना चाहता है। इसको रोकने के लिए सभी पड़ोसी देश भारत की तरफ झुकाव कर रहे हैं। भारत धीरे धीरे इनका लाभ उठा रहा है, बहुत सधे कदमों से लाभ उठा रहा है। इसी क्रम में भारतीय प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया की यह यात्रा बहुत ज़्यादा सफल कही जा सकती है। धन्यवाद।